तो बिहार का भूगोल इडुटोरिया समग्र से ये पहली क्लासेस है। इससे पहले इतिहास का जो तीनों सेगमेंट होता है, जिसमें आपका प्राचीन था, मध्यकालीन था और साथ में आधुनिक की बात करेंगे, तो हम लोगों ने समाप्त किया है। और हमारा प्राचीन और मिडाइवल मतलब मध्यकालीन का एमसीक्यू भी कंप्लीट हो चुका है। और फिलहाल अगर बात करेंगे तो हमारा आधुनिक का एमसीक्यू सेशन चल रहा है, जो कि इस क्लास के बाद आज फिर से होगी। ठीक है, बिहार का भूगोल हम लोग पढ़ेंगे और इसका एमसीक्यू भी करेंगे। इसका एमसीक्यू हम लोग इम्तियाज नंबर से करते हैं। प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, सारे ही टॉपिक का एमसीक्यू ऑलरेडी करवाया गया है। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए और तरक्की कीजिए। देखेंगे बिहार का भूगोल। ठीक है, तो बिहार की बात करेंगे भौगोलिक रूप से। अगर बिहार की बात करेंगे तो मैदानी राज्य है। ठीक है, क्या है बिहार भौगोलिक रूप से किस प्रकार के राज्य है? तो एक मैदानी राज्य है। ठीक है, ध्यान रखना, प्लेन स्टेट जिसको हम लोग कहते हैं। ध्यान में इसको रखना है। जहाँ पे हिंदी ना समझ में आए, इंग्लिश ना समझ में आए, पूछिएगा, मुझे पता रहेगा, जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो बिहार भौगोलिक रूप से क्या है? तो एक मैदानी राज्य है। यहाँ गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र में विंध्य पहाड़ी एवं धरवार के चट्टानी क्षेत्रों तक विस्तृत है। ठीक है, बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है, जो भौगोलिक रूप से तीन भागों में विभाजित है। अगर भारत के हिसाब से अगर देखें बिहार की स्थिति, तो पूर्वी भारत में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, बिहार जो है पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है, ये भी देखना है। और बिहार का जो भौतिक विभाजन जो है, सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले पर्वतीय और तराई क्षेत्र। पर्वतीय और तराई क्षेत्र की बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है, सोमेश्वर की श्रेणी आएगा, रामनगर दून आएगा और दून घाटी आएगा। ठीक है, मैदान की बात करेंगे तो हमारे यहाँ दो प्रकार का मैदान मुख्यतः मिलेगा, एक उत्तरी गंगा का मैदान, एक दक्षिणी गंगा का मैदान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिहार के भौतिक विभाजन से आपको मेंस में भी आपको प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करना ना, इसको आप वो बना लेना, क्या बोलता है इसको, माइंड मैप जो है काफी अच्छा है, डायग्राम काफी अच्छा है, तो इसको आप ध्यान में रखना। पठार की बात करेंगे तो धारवाड़ चट्टान है और विंध्य चट्टान है। ठीक है, ये आपको तीन चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना है। बिहार के भौतिक विभाजन की बात करेंगे तो तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले सोमेश्वर की श्रेणी, जो कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। सोमेश्वर की चोटी कितनी है? सोमेश्वर की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 874 हाँ, या 75 बोलता है सब में। 874 75 मीटर। मीटर। ठीक है, 74 नॉट 75। ठीक है, तो सोमेश्वर की जी सर। श्रेणी, उसके बाद रामनगर दून, उसके बाद दून घाटी। ठीक है, मैदान में दो प्रकार का मैदान। ठीक है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, आप पठार में आप क्या देखोगे, तो धरवार का है। ये धरवार जो है कर्नाटक के जिला के नाम पर, चट्टान का नाम पड़ा है। अब विंध्य जो है एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जिला के नाम पर है। ठीक है, अब आते हैं बिहार का भौतिक विभाजन का। यहाँ पे मैप जो है सो आप देख सकते हो, यहाँ पे बना दिया गया। गंगा नदी है। ठीक है, और यहाँ पे गंगा की सहायक नदी है, साउथ है ना। ठीक है, और ये नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरीके से अपना गंगा का सहायक नदी है, दक्षिण में भी मिलेगा आपको, उत्तर में भी मिलेगा। अब आते हैं सबसे पहले पर्वतीय और तराई क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग, ये ध्यान में रखना, उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक की श्रेणी, एक मिनट, का भाग जो है अवस्थित है। तो हिमालय पर्वत की शिवालिक की श्रेणी बिहार के किस भाग में मिलेगा? तो उत्तर पश्चिम में। ठीक है, मतलब नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। यह भी पूछा जाता है, ये शिवालिक की श्रेणी जो है किस पर्वत का भाग है? तो क्या बताएंगे? हिमालय का है। किसका है? तो हिमालय का। ये प्रश्न एक्चुअल में पूछा हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी की बात करेंगे, किसका भाग है? तो हिमालय का है। और ये जो है पर्वतीय तराई क्षेत्र की बात करेंगे, लगभग 932 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, और इसका इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में आपको देखने को मिलता है। पश्चिमी चंपारण, ठीक है, जो कि नेपाल के साथ सीमा भी बनाता है। और ये जो है पर्वतीय तराई भाग की बात करेंगे ना, हम लोग तीन कैटेगरी में हम लोग बांटा था। सबसे पहले क्या था? सोमेश्वर था, फिर आपका रामनगर था, फिर आपका क्या था? दून था ना, तीन कैटेगरी में था ना। तो सोमेश्वर की श्रेणी की जी बात करेंगे, ये भारत और नेपाल के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा कभी भी देश के बीच में बनती है ना, तो यहाँ बिहार कहना उचित नहीं होगा। भारत और बिहार के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करने वाले जो श्रेणी है, उसको क्या बोलते हैं? सोमेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सोमेश्वर की श्रेणी कहते हैं। ध्यान में रखना, जो कि भारत और नेपाल के बीच में क्या बनाएगी? इंटरनेशनल बाउंड्री या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी निर्माण करती है। काफी महत्वपूर्ण है, इसका हाइट वगैरह पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो कि पूछा हुआ है। वैसे सोमेश्वर की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान रखना 874 मीटर है, जो कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
यह जो है उत्तरी सीमा में है, जो उत्तरी सीमा में है, जो उस बिंदु में फैलती है जहां त्रिवेणी नहर शुरू होता है, ठीक है, जो भिकना ठोरी डर्रे के पास समाप्त होती है। इस श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ, ये भी पूछा जाएगा। तो सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? तो तृतीय काल में हुआ। कब हुआ है? तृतीय तृतीय काल काल में में। इसका निर्माण हुआ है, ध्यान में रखना है। ये पहाड़ियां उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है और बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग को घेरे हुए है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो क्या है? सोमेश्वर ही है। सोमेश्वर की पहाड़ ऊंची चोटी की बात करें, सोमेश्वर पहाड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी है और इसका ऊंचाई कितनी है? क्योंकि मैंने अभी बात किया तो 874 है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो सोमेश्वर से क्या प्रश्न पूछ सकता है, तो बताइए। ये सीमा बनाता है किसके किसके? तो भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये उत्तरी सीमा में है, जो उस बिंदु में फैलती है जहां त्रिवेणी नहर शुरू होती है यहाँ से, ठीक है, और भिकना टोटी डर्रे के पास में क्या होती है? समाप्त हो जाती है। सुमेश्वर का निर्माण किस काल में हुआ? तो क्या बताएंगे? तृतीय काल में हुआ है, ठीक है। ये पहाड़ियां उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है और बिहार के उत्तर पश्चिम भाग को घेरे हुए है, ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। और राज्य की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, सोमेश्वर के पहाड़ी में ही आपको देखने को मिलता है। जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो कितना बताओगे आप उसकी ऊंचाई? तो ऊंचाई आपको ध्यान में रखना है, कितना है? आठ सौ बिल्कुल। चौहत्तर तो 874 मीटर की बात करेंगे तो क्या है इसकी ऊंचाई है, इसे आप भूलेंगे नहीं, महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न जो है यहाँ से। हाँ, सर ये तृतीय काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तृतीय काल को इंग्लिश में अरे टर्सरी, टर्सरी, हाँ। टर्सरी। तो आप चलेंगे रामनगर दून, ठीक है, ध्यान में रखें। रामनगर दून की बात करेंगे तो रामनगर पहाड़ी श्रृंखला सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण किनारे पे स्थित है। ये बेतिया जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंडक की नदी के तट पर स्थित है। रामनगर दून बेतिया जिला मुख्यालय, ठीक है। पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय बेतिया है या फिर पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय बेतिया है, क्या बताओगे? ये भी प्रश्न पूछता पश्चिमी है। का सर, पश्चिमी का। पश्चिम पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी का है, ठीक है, बिल्कुल। पूर्वी तो का रामनगर, मोतिहारी है। हाँ, तो रामनगर पहाड़ी श्रृंखला सोमेश्वर पहाड़ियों के दक्षिण किनारे पर, दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह बेतिया जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंडक नदी के तट पर स्थित है। रामनगर दून कई कई छोटी छोटी पहाड़ियों का एक श्रृंखला है जो 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई। इसे दक्षिणी श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है। यह दक्षिणी पर्वतमाला 32 किलोमीटर लंबी, 6 से 7 किलोमीटर चौड़ी। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो संतपुर है, ठीक है। तो रामनगर दून पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या बताओगे? क्या बताएंगे? संतपुर। और संतपुर की हाइट कितनी है, ध्यान में रखना है? तो 242 मीटर है, ठीक है। अगर सोमेश्वर श्रेणी की सबसे बड़ी ऊंची चोटी का नाम सोमेश्वर पहाड़ी के नाम पे ही है, ठीक है, उसकी हाइट जो है 874 है। और रामनगर दून की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, ये आपको बेतिया जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंडक नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। और इसकी हाइट की बात करेंगे 242 मीटर है। हरहा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। हरहा नदी काफी इंपोर्टेंट नदी इसलिए भी है, तो आपका जो बेतिया में जो है ना, कौन सा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो आप देख रहे हो ना, उसके बीच से ये नदी गुजरती है। गंडक नदी, हरहा नदी उधर से ही निकलती है, ठीक है। तो हरहा नदी का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हरहा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये संतपुर वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ से, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं दून की बात करेंगे, ठीक है। तो पश्चिम चंपारण। हाँ, वाल्मीकि तो पश्चिमी चंपारण में है। हाँ, तो पश्चिमी चंपारण की ही तो बात हो रही है, हम कहाँ पूर्वी चंपारण की बात हो रहे हैं। नहीं, वो पश्चिमी बेतिया चंपारण, बोलते हैं। हाँ, तो पश्चिमी चंपारण को ही तो बेतिया बोलते हैं ना, पूर्वी चंपारण को बेतिया थोड़ी ना बोलते हैं। पूर्वी चंपारण तो मोतिहारी होता है, आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। ओ, ठीक है। अभी भी डाउट है क्या? नहीं ईस्ट चंपारण मोतिहारी, वेस्ट चंपारण बेतिया, ठीक ही तो बता रहा हूँ, ठीक है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी आपका बेतिया में है और उसके बीच से हरहा नदी गुजरती है, ठीक है। हरहा नदी है, गंडक नदी, एक और भी नदी है, मैं भूल रहा हूँ एक्चुअली में, 3 या 4 नदी है, लेकिन हरहा और गंडक से बीपीएससी प्रश्न पूछती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं दून घाटी। ये दून घाटी जो है ना, सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच में स्थित है, ठीक है। तो रामनगर और सोमेश्वर के बीच में कौन सा है? दून घाटी है। इसे दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। 21 किलोमीटर लंबा, 152 मीटर ऊंचा और 214 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस घाटी की अधिकतम लंबाई की बात करेंगे, अधिकतम ऊंचाई की बात करेंगे तो 240 मीटर है। अभी तक जो प्रश्न जो आपको देखेंगे जनरली सोमेश्वर से पूछते हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछ लिया, ऊंचाई पूछ लिया। रामनगर दून से मैंने प्रश्न नहीं देखा है, लेकिन हरा नदी को आपको ध्यान में रखना है। दून घाटी की बात करेंगे तो सोमेश्वर और रामनगर के बीच में है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो कुछ प्रश्न थे पर्वतीय तराई से, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे मैदानी भाग। बिहार का जो ज्यादातर जो हिस्सा है वो मैदानी भाग ही है, ठीक है। अप्रोक्स अगर बात करेंगे तो 96% हिस्सा जो आपको बिहार में देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, मैदानी भाग ही आपको देखने को मिलेगा। प्लेन लैंड की बात करेंगे तो कितना, 96% जो है सो आपको मैदानी भाग आपको बिहार में आपको देखने को मिलता है। बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो 94,160 स्क्वायर किलोमीटर की बात करेंगे, इसकी क्षेत्रफल है, ध्यान में रखना है। उसमें से 96% भाग जो मैदानी है। इस मैदानी भाग को नियमितता और उसकी क्या लिखा हुआ है, हाथ है इसका, ठीक है, सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है, ठीक है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदानी भाग के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी अवस्थिति के आधार पर दो उपवर्गों में हम लोग विभाजित कर सकते थे ना गंगा नदी को, उसकी उपस्थिति के हिसाब से। पहले क्या था, उत्तरी गंगा का मैदान, और दूसरा क्या था आपका, दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, नदी वगैरह से क्वेश्चन बीपीएससी में खूब आते हैं, तो इसको जरा ध्यान में रखना है। उत्तरी गंगा का मैदान, यह मैदान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है, ठीक है। और इस मैदान का निर्माण किन नदियों से हुआ है, ठीक है। प्रश्न पूछ देगा सो कौन सा नदी जो है उत्तरी गंगा मैदान का सहायक नदी है। यहाँ पे गंडक आ जाते हैं, यहाँ पे घाघरा आ जाते हैं, ध्यान में रखना है। यहाँ पे बूढ़ी गंडक आ जाते हैं, यहाँ पे बागमती आ जाते हैं, यहाँ पे कमला बलान आ जाते हैं, यहाँ पे कोसी आते हैं, यहाँ पे महानंदा आते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, इन सारी नदियों की बात करेंगे तो जलोढ़ निक्षेपों से इनका निर्माण हुआ है। ये तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी डिवीजनों के क्षेत्र को कवर करता है। और पश्चिम में घाघरा गंडक दोआब से लेकर पूरब में महानंदा घाटी तक फैला हुआ है, ठीक है। तो पश्चिम में आपको घाघरा आपको मिल जाएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा भी बनाती है। और सबसे पूरब में गंगा की जो सहायक नदी है महानंदा नदी है, ठीक है। सबसे पूर्वी नदी कौन सी है गंगा की, तो क्या बताएंगे, क्या महानंदा। बताएंगे, महानंदा, महानंदा। ठीक है। हाँ, इस मैदान का उत्तरी पश्चिमी भाग को जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे उच्च ऊंचाई वाला तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये तराई क्षेत्र वाला जो जिला जो तराई क्षेत्र वाला जो क्षेत्र जो आपको मिलेगा नेपाल के सीमावर्ती इलाका में आपको देखने को मिलता है। मेनली पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिला में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इस स्तर भी ऊंचा है कि इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण तथा इसका ढलान ध्यान में रखें, इसका ढलान जो है ना उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा नदियों के तलछट में हुआ है, ठीक है। उत्तर बिहार का यह मैदान दोआब, दोआब क्या होता है, तो दो नदियों के बीच की जो भूमि जो होती है, काफी उपजाऊ क्षेत्र होता है, उसको दोआब के तौर पे हम लोग जानते हैं, उसमें विभाजित है, ठीक है। अब कैसे दोआब है, तो ध्यान रखें, घाघरा, ठीक है, घाघरा गंडक का दोआब, ठीक है, गंडक कोसी का दोआब, ठीक है। और साथ में अगर बात करेंगे कोसी महानंदा का दोआब, ठीक है। तो ये बिहार में दोआब है, तो घाघरा गंडक का दोआब ध्यान रखना है, गंडक कोसी का दोआब है, और कोसी महानंदा का दोआब है, ठीक है। और बीच में जो भूमि जो होता है काफी अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, घाघरा गंडक का दोआब, गंडक कोसी का दोआब, कोसी महानंदा का दोआब, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, तीनों आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये जो था उत्तर गंगा के उत्तर गंगा का मैदान वाला जो नदी था उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यह मैदान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। इस मैदान की जो प्रमुख नदी है, गंगा की सहायक नदी है, कौन कौन है, गंडक है, घाघरा है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला बलान है, कोसी है, महानंदा। इन सारे नदियों का निर्माण जैसी नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से इनका निर्माण हुआ है। कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको तिरहुत में, सारण में, पूर्णिया में, दरभंगा में, कोसी डिवीजन में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। इन नदियों को हम लोग क्या कहते हैं, नदियों के आधार पर तीन कैटेगरी हमने बनाया है दोआब का। एक घाघरा गंडक दोआब है, एक गंडक और कोसी दोआब है, और तीसरा की बात करेंगे कोसी और महानंदा दोआब है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे दक्षिण गंगा का मैदान की बात करेंगे, तो गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा के मैदान की तुलना में इसका आकार क्या है, छोटा है। उत्तरी गंगा का मैदान काफी विस्तृत है, लेकिन इसका आकार क्या है, छोटा है। और ये एक त्रिकोणीय आकार का मैदान है। दक्षिण गंगा का मैदान से पूछ सकता है उसकी आकृति कैसी है, तो त्रिकोणीय है, ट्रायंगुलर है, ध्यान में इसको रखना है। और ये दक्षिण गंगा का मैदान से प्रश्न पूछा था, इसको किस मैदान के नाम से जानते हैं, तो मगध के मैदान के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दक्षिण गंगा का मैदान का नाम क्या है, मगध, क्या बोलते हैं, तो मगध के मैदान के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यह उत्तर में गंगा नदी,
पूरब में ताल क्षेत्र, दक्षिण में दक्षिणी पहाड़ी इलाका और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 1230 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा जिला कवर होता है? तो मगध में कौन कौन सा जिला? गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, ये सब जिले मुख्यतः इसमें कवर होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा जिला? इसमें गया आता है, जहानाबाद आता है, औरंगाबाद आता है, पटना आता है, नालंदा आता है, नवादा आता है, ये जिले इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो गंगा नदी जो है ना, इनकी सहायक नदी के बारे में अगर बात करेंगे तो इस मैदान का निर्माण गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से होता है। इसमें कौन कौन आएगा? पुनपुन आएगा, सोन आएगा, फल्गु की सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो ध्यान में रखना है, पुनपुन, सोन, फल्गु ये सब दक्षिण गंगा का सहायक नदी है। ठीक है, तो उत्तर गंगा का सहायक नदी और दक्षिण गंगा के सहायक नदी आपको ध्यान में रखना है। संबंधित जिले भी आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण गंगा के मैदान को मगध के मैदान के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस मैदान का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में हम लोग बांटते हैं। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले गंगा और सोन का मैदान हो गया, मगध के मैदान के नाम से भी जानते हैं, और साथ में भागलपुर वाला सॉरी अंग के मैदान के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में इसको बांटे थे। उत्तर को हम लोग 3 कैटेगरी में क्या बांटे थे? तो वहां पे दोआब था ना, दोआब बनाती थी वहां पे घाघरा गंडक के दोआब, कोसी और साथ में गंडक का दोआब, और कोसी और महानंदा का दोआब। ठीक है, और यहाँ पे जो दक्षिण गंगा के मैदान में 3 कैटेगरी कौन सा है? तो गंगा, सोन दोआब, मगध का दोआब और अंग का दोआब। ठीक है, तो इसको आपको सॉरी दोआब बोल रहा हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या था? घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। ठीक है, जिसे आगे थोड़ा सा डिटेल्स में और इसमें पढ़ना है। अब आते हैं पठार। ठीक है, पठार ध्यान में रखना है। तो बिहार में कई जगह पे आपको पठार आपको देखने को मिलता है, स्पेशली दक्षिणी सीमा पे। दक्षिणी सीमा की बात करेंगे तो दक्षिणी सीमा जो है बिहार का किस राज्य के साथ बॉर्डर बनाती है? तो क्या बताएंगे? झारखंड। हाँ, झारखंड। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, झारखंड के साथ क्या करती है? सीमा बनाती है, इसको आपको ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो झारखंड के साथ क्या बनाती है? सीमा बनाती है, इसको आपको ध्यान में रखना है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, भूलना नहीं है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, झारखंड के साथ जो बिहार का जो सीमा बनता है, तो ये जो मैदान जो क्षेत्र है ध्यान में रखना है, सॉरी ये जो पठार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे छोटे छोटे आपको पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बिहार के दक्षिण सीमा पे पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं, दक्षिण में स्थित पहाड़ी क्षेत्रों को 2 क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलती है। एक तो आपको धारवाड़ और एक है विंध्य चट्टान। बीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, और कई बार प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो धारवाड़ की बात करेंगे और दूसरा जो विंध्यन है, तो धारवाड़ वाला चट्टान किस किस जिला में मिलेगा? मुंगेर में, जमुई में, नवादा में, गया में। ठीक है, अब विंध्यन आपको कहाँ मिलेगा? तो कैमूर और रोहतास में। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। धारवाड़ की चट्टाने वाले जिले कौन कौन है? तो मुख्यतः मुंगेर, जमुई, नवादा, गया। अब विंध्यन चट्टान आपको कहाँ पे मिलेगा? तो कैमूर और रोहतास में आपको कौन सा चट्टान मिलेगा? तो विंध्यन मिलेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की देखेंगे तो बिहार के उत्तरी गंगा का मैदान प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है, जो कि बीपीएससी ने उठा के कई बार प्रश्न सीधा सीधा पूछा है। पूछेगा बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न, ठीक है, या निम्न भूमि क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो उनको क्या बोलते हैं? चौर बोलते हैं या फिर मन बोलते हैं। ठीक है, यह प्राकृतिक रूप से होता है, कृत्रिम रूप से नहीं। आप लोग के गांव देहात में जाते होंगे, घर वगैरह के देखिएगा आसपास में ना मन होगा, उसका पानी कभी भी समाप्त नहीं होता। मन का पानी बहुत बड़े एरिया में तो नहीं होता है, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से होता है। ठीक है, अब मन वाला जो क्षेत्र जो होता है ध्यान में रखना है, तो मन वाला क्षेत्र की बात करेंगे तो काफी अधिक महत्वपूर्ण होता है। किस लिए? तो मतलब मछली पालन के लिए, ठीक है, कृषि के लिए, ये सब के लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले विशेष आकृति को क्या बोलते हैं? तो क्या बताएंगे? तो दियरा प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? दियरा प्रदेश बोलते हैं। तो गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति को क्या बोला जाता है? तो क्या बोलेंगे विशेष आकृति को? तो दियरा प्रदेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दियरा प्रदेश। और इसी दियारा प्रदेश में एक दियारा सिताब दियारा, वहां से कौन आते थे? किस महापुरुष का जन्म हुआ था सिताब दियारा में? राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद। जयप्रकाश नारायण सर। क्या बात, ठीक है, आगे आगे पढ़ना और पीछे पीछे भूलना। ठीक है, जयप्रकाश नारायण होंगे सिताब दियारा से।
राजेंद्र प्रसाद का जीरा दी था ना। जीरा दे जीरा यस दे है उनका। ठीक है, तो गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति को क्या बोलते हैं? दियरा प्रदेश कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गंगा मैदान में कई मन और चौर है। ठीक है, इस मन और चौर से किस झील का निर्माण होता है? गोखुर झील का निर्माण होता है। ठीक है, अब बिहार में जो गोखुर झील है उसका नाम है बहुत प्रमुख कांवर ताल। ठीक है, कांवर ताल किसका एग्जाम्पल है? तो गोखुर झील का निर्माण, गोखुर झील का एग्जाम्पल है कांवर ताल, जो कि बेगूसराय में पड़ता है और बिहार का रामसर स्थल है, जिसको 2020 में ही ना रामसर की कैटेगरी में शामिल किया गया था। ठीक है, तो उत्तरी गंगा मैदान में कई मंच और गोखुर झीलों के रूप में आपको पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट। और आपका कांवर ताल क्या है? तो कांवर ताल भी जो एक प्रकार का गोखुर झील ही है। ठीक है, अब आते हैं दक्षिण गंगा के मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की गहराई वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? टाल बोलते हैं। ठीक है, और जहां पे बहुत सारा टाल था, जैसे अभी हम लोग मॉडर्न में पढ़ रहे हैं ना, बरहिया टाल। ये टाल वाला जो क्षेत्र जो होता है ना, एक फसल के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा फसल के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है? खूब अच्छे तरीके से यहाँ पे फसल होता है टाल वाले क्षेत्र में, रवि के फसल दलहन। ठीक है, हाँ रवि कह सकते हो, लेकिन मूलतः दलहन के फसल के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो दक्षिण गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहते हैं। पटना का उधर का जो इलाका है, जिसमें क्या बोलता है, इसका घर किधर है यार? बिहार का जो फेमस विलेन है अनंत सिंह, उसका इलाका कौन सा है? मोकामा वगैरह। ठीक है, तो मोकामा वगैरह में ध्यान में रखेंगे। हाँ, मोकामा बाढ़ इलाका में ध्यान में रखना, ये सब टाल वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे खूब होता है। ठीक है, अरहर मसूर ये सब खूब होता है। ठीक है, दलहन के लिए जाना जाता है। और उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता ही है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। तो बिहार में दो तरह के चट्टाने, एक बिंद सर दलहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पल्सेस दाल, क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में? दाल को, दलहन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वही सर, पल्सेस, लेग्यूम, पल्सेस। लेग्यूम। लेग्यूम तो प्लांट होता है, दलहनी पौधा कहते हैं उसको। हाँ, दलहनी पौधा को लेग्यूम, और पल्सेस दाल हो गया जो उसका फल रहा। तो जो उसका कुल होता है ना, वो लेगुमिनस होता है। हाँ, तो उसका आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे यहाँ से जो प्रश्न जो है क्या है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले धारवाड़। धारवाड़ का निर्माण किस काल में हुआ है? तो क्या बताएंगे? प्री कैम्ब्रियन काल में। किस काल में? तो ध्यान में रखना है, प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़ का निर्माण हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना है। कौन सा क्षेत्र आपको मिलेगा प्री कैम्ब्रियन में? मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि मिलेगा आपको। ठीक है, तो धारवाड़ आपको कहाँ पे मिलेगा? मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और राजगीर वाला इलाका में आपको धारवाड़ मिलेगा। ठीक है, और धारवाड़ जो है बिहार का सबसे नया है या फिर सबसे प्राचीन है? तो क्या बताएंगे? तो बिहार का सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो धारवाड़ की बात करेंगे, बिहार का सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है, जो कि प्रश्न बीपीएससी ने कम से कम 4 से 5 बार पूछा है। ठीक है, पूछेगा से बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र का नाम क्या है? तो ध्यान में रखना है धारवाड़। ठीक है, जो कि किस काल में बना हुआ है? किस काल में बना है? ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, सोमेश्वर वाला जो है ना, सोमेश्वर वाला ना सबसे नवीन है, तो ध्यान में रखना है धारवाड़ सबसे, पुराना। धारवाड़ सबसे पुराना लिख दे रहा हूं। ठीक है, गलती नहीं करना है, पूछता है ये पुराना। ठीक है, और सोमेश्वर नवीन। सोमेश्वर सबसे नया। सर ठीक है, ध्यान भी। चतुर्थ काल में बना है ना। कौन बना है? मैदान का निर्माण गलत है क्या? एज में हुआ है। मैदान चतुर्थ काल में ही, मैदानी भाग की बात बोल रही है वो। अरे तो यहाँ पे धारवाड़ का निर्माण का प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इसको चतुर्थ या तृतीय किसमें बांटोगे वो देख लीजिएगा, लेकिन ठीक है, प्री कैम्ब्रियन इसका आंसर लेता है। ठीक है, और सबसे प्राचीन क्षेत्र है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विंध्य की बात करेंगे तो ये भी प्री कैम्ब्रियन काल का है, और इसमें कैमूर और रोहतास मिलता है। कैमूर और रोहतास किस लिए जाना जाता है? तो मुख्यतः आप ध्यान में रखें, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है ना। बंजारी वगैरह इलाका है ना, रोहतास में पड़ता है ना बंजारी। ठीक है, और कौन सा पहाड़ी था जो कि मतलब चूना पत्थर के लिए जाना जाता है? रोहतास में ही है। कौन सा पहाड़ी है? कैमूर की किसका? कैमूर का हाँ, कैमूर का का पहाड़।
एक इलाका भी है वहां पे जो कि उस क्या नाम है उसका, बंजारी तो है ही, के स्पेशल कुछ अमझौर है, नाम भी है। रोहतास में अमझौर, पाया हाँ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो अमझौर। ये दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। तो विंध्यन की बात करेंगे तो दूसरा नंबर का है, ठीक है, ध्यान रखना। अब तो सोमेश्वर की बात करेंगे तो तृतीय काल का है, टर्सरी का है, ध्यान रखना। ये अगर पूछे जाएंगे तो क्या बताएंगे, तो ये आपका प्लीस्टोसिन काल का है, पश्चिमी चंपारण में आपको मिलेगा। सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र है, सबसे नवीन है, ठीक है। तो सोमेश्वर वाला सबसे नवीन है, तृतीय काल का है, और धारवाड़ सबसे पुराना है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अबाटे क्वाटनरी में क्या जगह प्लीस्टोसिन एवं हेलोसिन आता है, इसमें गंगा का मैदान आता है, क्वाटनरी में आता है, ठीक है। तो बिहार का अधिकांश भाग जो है गंगा का मैदान है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो सबसे पुराना धारवाड़, उसके बाद विंध्य, उसके बाद टर्सरी, उसके बाद क्वाटनरी, ठीक है। गंगा का मैदान किसमें आएगा, किसमें आएगा गंगा का मैदान, टर्शियरी। तो गंगा का मैदान, अरे गंगा का मैदान क्वाटनरी में आएगा ना। क्वार्टरी सर। हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं क्वाटनरी को, फोर्थ। चतुर्थ ऐसा ही बोलता है। हाँ चतुर्थ वाला में आता है, ठीक है। और सोमेश्वर वाला किस में आएगा, तृतीयक में आएगा, जिसको क्या बोलते हैं, टर्सरी बोलते हैं, ठीक है। और विंध्य वाला की बात करेंगे, सेकंड पुराना है, धारवाड़ जो है सबसे ज्यादा पुराना है, ठीक है। याद रहेगा ना। जी सर। सोमेश्वर किस में आएगा, टर्शियरी काल में। बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये सब तो पहाड़ी इलाका है ना, बाकी अगर पूछेगा मैदानी इलाका किस में आएगा तो क्या बताओगे, मैदानी इलाका चतुर्थ चतुर्थ। क्वाटरनरी में, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इम्पोर्टेंट है ये पूरा, इसको रट जाइए, ठीक है। ये जो बिहार का जो भौतिक विभाजन जो है, ये जो सेम टू सेम आपको एग्जाम में लिख देना है, और आपको 38 में से आराम से एग्जामिनर अगर ऐसे अगर आप लिख दोगे तो 24-25 नंबर तो फेंक के देगा, ठीक है। बस यही थोड़ा, ये सब थोड़ा बनाना, ये सब थोड़ा कठिन काम है, ठीक है, लड़कों के लिए स्पेशली। तो बना दोगे 25-26 नंबर आराम से लिखता है ना, प्रश्न बना हुआ है मेंस का, बिहार के भौतिक विभाजन, सॉरी बिहार के भौतिक विभाजन पर एक संक्षिप्त चर्चा करें, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको लिखनी है, जो अभी पढ़ा है ना 38 नंबर का, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं बिहार की जलवायु। अब बिहार की जलवायु के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो किसी क्षेत्र के दीर्घकालीन मौसम की औसत दशाओं को क्या बोलते हैं, जलवायु कहते हैं, ठीक है। तो जलवायु जो होता है 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल का जो डाटा जो होता है उसके अनुसार मतलब उसकी चर्चा की रहती है। बाकी मौसम तो कभी भी बदल सकता है, लेकिन जलवायु क्या होता है, वो जल्दी नहीं बदलती है, नहीं, काफी लंबे समय का मतलब क्या होता है, वहां का जो दशा जो होता है, वहां का क्लाइमेट होता है, उसके आधार पर उसकी जलवायु तय की जाती है। अब आते हैं बिहार की जलवायु, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बताइएगा, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो बिहार की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। हाँ मानसूनी है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून है। हाँ उपोष्ण कटिबंधीय भी है, ध्यान में रखना है। जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे ध्यान में रखेगा, गर्मी भी रहेगी, ठंडी भी रहेगी, वो क्या बोलते हैं उसको, उसी को उपोष्ण कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे बिहार की जलवायु की बात करेंगे तो मानसूनी है, ध्यान में रखेगा। बिहार के किसान जो होते हैं यहाँ की जलवायु के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेबल होते हैं, इसलिए कहते हैं बिहार के किसान मानसून के साथ गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, ठीक है। मतलब बिहार के खेती में मानसूनी का बहुत बड़ा, मानसून का बहुत बड़ा योगदान होगा। किसान जो खेती करते हैं, आपके परिवार में भी होता होगा जनरली, जो कृषक परिवार से, तो देखिएगा मानसून जलवायु का मतलब किसी वर्षा का काफी समय से वेट किया जाता है। इसलिए हमारा जो मानसूनी जलवायु का जो समय जो होता है बिहार में, उसमें आप देखिएगा किस फसल का काल होता है, ठीक है, रबी का होता है या फिर मतलब किसका होता खरीफ है, का होता खरीफ का होता है, ठीक है, ध्यान में खरीफ का, क्योंकि खरीफ के फसल में क्या चाहिए, तो बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो इस समय क्या लगाया जाता है, तो धान वगैरह मुख्यतः बिहार में लगाया जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखें, किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों को प्रभावित करती है, ठीक है। अभी अभी मैंने जो कुछ लोगों ने मेंस का क्वेश्चन लिखा था ना अभी हाल फिलहाल में, इस क्वेश्चन को, तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारणों की चर्चा करें। अभी मेंस में किसने लिखा था, जो अगर मेंस अभी लिख रहे होंगे PYQ, तो उसमें इस चर्चा के बाद इस क्वेश्चन को सेम टू सेम है, ठीक है। यही प्रश्न था, बिहार के क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु की चर्चा करें। अब बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारणों की चर्चा करें, ठीक है। तो देखिए, बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाली कारण क्या था। सबसे पहले बिहार के अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे तो कहाँ पे है, उपोष्ण में है, ठीक है। और उत्तर से हिमालय पर्वत की उपस्थिति है, क्योंकि बिहार किसके साथ सीमा बनाता है, नेपाल के साथ सीमा बनाता है ना, और नेपाल में हिमालय है, तो हिमालय पर्वत से दूरी भी क्या है, तो वो भी मतलब क्या है, बिहार के जलवायु को प्रभावित करता है। साथ में बंगाल की खाड़ी से हम लोग 500 किलोमीटर के आसपास है, बंगाल की खाड़ी से, है ना, बंगाल की खाड़ी सबसे नियरेस्ट समुद्र है ना हमारे यहाँ, है कि नहीं है।
तो बंगाल की खाड़ी से भी दूरी जो है से हमारे जलवायु को प्रभावित करता है। तो सबसे पहला अक्षांशीय स्थिति, उत्तर में नेपाल की उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति है। बंगाल की खाड़ी हमारा किधर पड़ेगा, पूर्व में पड़ेगा, ठीक है, ये आपका उत्तर में है। ऊंचा वच की बात करेंगे, मानसून का प्रभाव की बात करेंगे, ग्रीष्म हवाएं, ठीक है, हमारे यहाँ ग्रीष्म में देखिएगा गर्म गर्म हवा चलता है, उसको क्या बोलते हैं, गर्मी के दिनों में जो गर्म गर्म हवा जो चलती है, ठीक है, उसको लू कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है सो ध्यान में रखिएगा, बिहार में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आता है ये जो है ना, ये रामबाण है। मतलब क्या सर उच्चावच क्या होता है? अरे इतना इंग्लिश मुझे भी नहीं आती, क्या बोलते हैं उसको, उच्चावच को कहते हैं, क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड नहीं कहते हैं, एल्टीट्यूड लैंगिट्यूड नहीं होता है ये। उच्चावच को क्या बोलते हैं, गूगल करके देख लीजिए, ठीक है, मुझे नहीं पता है, देख लीजिए गूगल करके, ठीक है, चेक गूगल। अब यहाँ पे देखेंगे बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं को अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार के जलवायु के अलग अलग प्रकार में वर्गीकरण किया है, ठीक है। तो ये सब जलवायु वेत्ता, इसका नाम कोपेन है, तिबार्था है, इसका नाम थॉर्नवेट है, ठीक है। कोपेन साहब जो है बिहार में बहुत पॉपुलर है, ठीक है, स्पेशली बीपीएससी की नजर से देखेंगे बहुत पॉपुलर है, ठीक है, खूब प्रश्न इनसे पूछता है। तो कोपेन साहब के हिसाब से उत्तरी बिहार की जलवायु का जो संकेतक है उसका नाम क्या है, CWG, ये रटना पड़ेगा आपको। दक्षिण बिहार को इन्होंने बोला से भाई साहब AW है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे उसके बाद तिबार्था, तो अभी तक थॉर्नवेट पे तो नहीं पहुंचा, लेकिन बीपीएससी कोपेन के पूछ पूछ के बोर हो गया, तो अब तिबार्था पे आ चुका है, ठीक है। अभी हमने संस्कृति IAS का एक टेस्ट सीरीज बनवा रहे थे, वहां पे तिबार्था के बारे में दिया था। तिबार्था के हिसाब से उत्तर बिहार की जलवायु CAW है और दक्षिण बिहार का AW। तो तिबार्था और कोपेन ने, ठीक है, दोनों ने दक्षिण बिहार के जलवायु तो सेम ही माना है, AW ही माना है, लेकिन उत्तर बिहार के जलवायु कोपेन के हिसाब से क्या है, तो क्या बताओगे, CWG है। क्या है कोपेन के हिसाब से, तो कोपेन के हिसाब से CWG, और उत्तर तिबार्था के हिसाब से उत्तर बिहार क्या है, तो क्या बताओगे, CAW, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार अगेन आई एम रिपीटिंग, सुनिएगा, आप लोग बोलिए अभी। उत्तर बिहार का जलवायु कोपेन के हिसाब से कैसा है, संकेतक बताइए। उत्तर बिहार का क्या बताओगे, CWG, ठीक है। दक्षिण बिहार का क्या बताओगे, दक्षिण बिहार का क्या है, AW, ठीक है। तिबार्था के अनुसार उत्तर बिहार क्या है, तो क्या बताएंगे, तिबार्था के अनुसार CAW, ठीक है। और तिबार्था के अनुसार दक्षिण बिहार क्या है, तो क्या बताएंगे, AW, ठीक है। अब आते थॉर्नवेट महोदय, ठीक है, इन्होंने उत्तर बिहार सॉरी उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को बोला है CBW, और शेष बिहार को इन्हें रखा है CAW में, ठीक है। तो ये अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है, ये अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है, इस बार पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने उत्तर बिहार दक्षिण बिहार नहीं बोला, इन्होंने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को बोला था, संकीर्ण क्षेत्रों को CBW में रहेगा, और शेष बिहार को बोला था, शेष बिहार जो है ना CAW में है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। ये हाँ, तो ये ऊपर का कोपेन और तिबार्था तो आपके मुंह पे रटा होना चाहिए, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। 3 जो है जलवायु वेत्ता है, ठीक है, जलवायु विद कह लीजिए, और उन्होंने मतलब बिहार के जलवायु को निम्नलिखित संकेतक के माध्यम से बताया है। अब आते हैं बिहार में पाई जाने वाली प्रमुख ऋतुएं, ठीक है। तो बिहार में मुख्यतः 3 ऋतु पाई जाती है। सबसे पहले की बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि में वायु दाब में कमी आने लगती है। और बिहार में जो ये ऋतु जो पाया जाता है, कब से कब तक पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, तो ये मार्च से लेकर मध्य जून के बीच में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, जहां पे गर्मी खूब पड़ती है, ठीक है। और इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में जो गर्म हवाएं चलती है उसको क्या बोलते हैं, जिसमें घर से निकलना सख्त मनाही होती है, लू, बिल्कुल, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको लू बोलते हैं, ठीक है। अब बिहार इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखें कितना टेम्परेचर होता है, 32 डिग्री सेल्सियस होता है, औसत टेम्परेचर की बात हो रही है। लेकिन सबसे गर्म स्थान के आसपास टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस चली जाती है। अब बिहार का जो सबसे गर्म स्थान है, क्या बताओगे, सबसे गर्म स्थान बिहार में कौन सा है, तो बिल्कुल ठीक है, तो गया को ध्यान में रखना है, बिहार में सबसे क्या है, गर्म स्थान है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो बिहार में सबसे गर्म स्थान की बात करें गया है, और बिहार में सबसे ठंडा स्थान की बात करें वो भी गया है, ठीक है, गया ही है, गर्म भी गया और ठंडा भी गया, ठीक है, जो गया सो गया ही रह गया, ठीक है।
मतलब मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण वर्षा होती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्वेस्टर या फिर काल वैशाखी कहते हैं। लेकिन मुख्यतः नॉर्वेस्टर और काल वैशाखी कहाँ के क्षेत्रों में कहते हैं, तो बंगाल के क्षेत्रों में कहा जाता है। ठीक है, बंगाल में जो तूफान जो होता है ना, चक्रवात तूफान जो होता है, नॉर्वेस्टर या फिर काल वैशाखी कहते हैं मेनली। ठीक है, तो बिहार में अगर चक्रवात आया तो किधर से आएगा, मतलब बिहार में चक्रवात आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी से चक्रवात सबसे पहले अगर हिट करेगा, झारखंड वगैरह को हिट करते हुए बिहार में प्रवेश करेगा, करेगा ना, इधर से ही करेगा ना, पूरब से ही तो करेगा ना। ठीक है, तो इसको आपको यस ध्यान सर। में, मतलब बंगाल की खाड़ी में अगर चक्रवात उठेगा तो उड़ीसा को हिट करेगा, झारखंड को हिट करेगा, बिहार को हिट करेगा, तो इन सब जगहों को मेनली जो है सो हिट करेगा। ठीक है, तो बिहार में चक्रवात आने के कारण, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, और उस वर्षा को क्या बोलते हैं, नॉर्वेस्टर या फिर काल वैशाखी कहते हैं। ठीक है, ये जो वर्षा जो होती है इसमें खूब हवा भी चलता है, मतलब ना ठंड भी लगते रहती है। ऐसा वर्षा आप लोग दुर्गा पूजा के आसपास फेस करेंगे, इसमें खूब तीव्र वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा सीधी नहीं होगी, वर्षा कैसे कहेंगे, वो टेढ़ी टाइप की होती है, क्योंकि तेज हवा चलते रहती है। ठीक है, तो तूफान के साथ वर्षा होता है बिहार में। ठीक है, तो ये वर्षा ध्यान रखिए, इसको काल वैशाखी या फिर नॉर्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखेंगे वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु क्या होता है, जून के मध्य के आसपास शुरू होता है, ध्यान में रखेंगे। और ये जो बिहार में जो वर्षा ऋतु जो होता है, इसी समय मानसून का भी प्रवेश हो जाता है। तो अगर पूछेगा बिहार में मानसून कब प्रवेश करता है, तो मिड ऑफ जून में बिहार में मानसून प्रवेश करता है। कब प्रवेश करता है, क्या बताएंगे बिहार में मानसून, तो मिड ऑफ जून में बिहार में मानसून का प्रवेश होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगर हम बात करेंगे और भी कुछ चीजें, तो ध्यान में रखना, सबसे पहले मानसून केरल में आती है और बिहार में मिड ऑफ जून में प्रवेश करेगी। ठीक है, और यही मिड ऑफ जून जो होता है, मध्य जून जो होता है, यही बिहार में क्या होता है, वर्षा ऋतु का काल होता है, जो कि आपका अक्टूबर के मध्य तक रहती है, जो कि आई थिंक अभी का ही समय है, आज ही अक्टूबर का मध्य होना चाहिए। ठीक है, 15-16 तारीख है ना आज, तो वर्षा ऋतु का समय जो है आज समाप्त हो गया। ठीक है, बिहार में आप ध्यान में रखेंगे, बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा कब होती है, तो जुलाई एवं अगस्त में वर्षा होती है। अभी मानसून जो है ना लौट के जा रहा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लौटती मानसून का ऋतु है, फिर रिट्रीटिंग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मानसून अभी क्या होगा, वापस होगा। ठीक है, और जब मानसून जब वापस होते हुए जाएगा तो दक्षिण में जाके क्या करता है, बारिश करवाता है। ठीक है, तभी कर्नाटक वगैरह के तट पे मैंगो सावर वगैरह होता है ना, केरल कर्नाटक में जो बारिश जो होती है, तो अभी मानसून यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगी, वापस जाएगी मानसून। ठीक है, अब बिहार में अगर बात करेंगे औसत वर्षा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, 112 सेंटीमीटर होती है। अगर बात करेंगे 2022-23 के हिसाब से सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती थी, कहाँ पे होती थी, ये चेंज हुआ है क्या, ये जगह आई थिंक चेंज हुआ है यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा का, कंफर्म कर सकते हो कोई क्या, शायद औरंगाबाद में। किशनगंज होती है ना, हाँ। किशनगंज सर्वाधिक। पहले भी किशनगंज ही था, अभी भी किशनगंज ही है। किशनगंज ही है सर, कारण शायद हो गया है। वर्षा वाला नहीं खंड हुआ चेंज हुआ है। ठीक है, नहीं कैसे हुआ है, जबरदस्ती नहीं हुआ है, यार सबसे कम वर्षा वाला चेंज हुआ है शायद। सबसे कम या सबसे ज्यादा वर्षा वाला हुआ, एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला चेंज हुआ होगा सर, हाँ सबसे सबसे ज्यादा कम में भी हो किशनगंज ही सकता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, और सबसे कम आपका अरवल हो गया, आई थिंक, जहां तक हमको चेक याद कर लो है। आप लोग। ठीक है, मुझे जहां तक ध्यान है चेंज हुआ, या तो ये चेंज हुआ है, फिर कुछ चेंज हुआ है, चेंज कर लो, बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चेक करके बताइए। ठीक है, फिलहाल अभी जो इसमें लिखा हुआ है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, 22-23 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती थी, और किशनगंज जो है सो ध्यान रखे रीजन भी है, बंगाल से बॉर्डर भी बनाती है, ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा वर्षा होती है किशनगंज में, और सबसे कम वर्षा यहाँ पे कहाँ पे है, जहानाबाद में। ठीक है, ध्यान मधुबनी में दे रखना। रहा है सर, सर हाँ सर मधुबनी सही दे रहा है, है सबसे। मधुबनी ही होगा। ठीक है, सबसे अधिक में, सबसे सबसे कम कम, के अधिक सबसे में, अधिक में, सबसे कम में मधुबनी और सबसे अधिक में किशनगंज। ठीक है, वही हुआ ना, एक निष्कर्ष क्या जुला है। जुलाई 24 का डेटा। ठीक है, देख लेना, वैसे जो नया वाला जो आएगा ना उसमें तो आ ही जाएगा। ठीक है, बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो बिहार में जो सबसे अधिक वर्षा जो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी से होती है। अब बिहार में उत्तरी भाग में अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तर बिहार जो होता है
बाढ़ का कारण होता है। ठीक है, तो उत्तर बिहार में कुछ ज्यादा ही वर्षा हो जाता है, दक्षिण बिहार में वर्षा नहीं होता है, इसलिए दक्षिण बिहार जो होता है दूसरे आपदा सूखा से प्रभावित होता है। ठीक है, तो बिहार में वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ प्राप्त होता है, तो क्या बताएंगे? पश्चिम मानसून। तो ध्यान में रखना है कहाँ पे होता है, तो ध्यान में रखना है, तो आपको ध्यान में रखना है उत्तर बिहार में। ठीक है, इसीलिए उत्तर बिहार में ज्यादा वर्षा होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दक्षिण बिहार में वर्षा कम होती है, इसलिए दक्षिण बिहार जो है किससे प्रभावित है, सूखा से प्रभावित है, और उत्तर बिहार जो है किससे प्रभावित है, बाढ़ से प्रभावित है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु हमने देखा है। ठीक है, उसके बाद बिहार में आएगा शीत ऋतु। कब शुरू होगा, तो आज से शीत ऋतु प्रारंभ हो चुका है, कंबल वगैरह आप लोग निकाल ले। ठीक है, मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक ध्यान में रहता है। क्या होता है, शीत ऋतु। अभी अक्टूबर में मानसून क्या होगा, वापस जाएगा या फिर कुछ दिन और समय बिताएगा, दिवाली छठ देख कर जाएगा, वापस हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य अक्टूबर में मानसून जो होता है बेचारा लौटने लगता है, ध्यान में रखना है। तो मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु का क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, बिहार में अगर बात करेंगे 10 दिसंबर एवं जनवरी की रात जो होती है सर्वाधिक ठंडा होती है, जिसके बारे में मुंशी प्रेमचंद जी ने भी चर्चा किया है। ठीक है, कौन सी रात बोलते हैं, जनवरी की रात को कौन सी रात बोलते हैं, उसकी रात। हाँ, पूस की रात। ठीक है, फरवरी को आई थिंक माघ कहते हैं, राइट। अच्छा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो ये दिसंबर एवं जनवरी की बात करेंगे तो सर्वाधिक ठंडा होती है, स्पेशली जनवरी की रात जो होती है। सर्वाधिक ठंडा जिला की बात करेंगे तो क्या है, गया ही है। सर्वाधिक गर्म जिला की बात करेंगे तो वो भी क्या है, तो वो भी क्या है, गया ही है। ठीक है, अब देखिए दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की बारिश होती है। ठंडे के मौसम में भी बिहार में हल्की बारिश होती है, और ये वर्षा जो होती है ना कौन से फसल के लिए लाभदायक होती है, ठंडी के मौसम में कौन सी फसल होगी, खरीफ होगी या फिर रबी होगी, कौन सी फसल होगी, रबी फसल होगी, क्योंकि रबी फसल में क्या होता है, कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफी अधिक लाभदायक होती है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ये सब बेसिक लगता है देखने में, लेकिन कभी कभी गलती भी हो जाता है जो कि होना नहीं चाहिए। तो इन सारे ही चीजों का आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। मानसून कब आता है, मानसून का काल क्या होता है, नार्वेस्टर काल वैसाखी क्या होता है। ठीक है, लू कहाँ किस एरिया में लू पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो पश्चिम और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है, दक्षिण में नहीं, पश्चिम और मध्य बिहार में उसको हम लोग लू कहते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक मिनट, बिहार की नदी कल पढ़ाऊंगा ना, जलवायु आज खत्म करता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र, तो बिहार में मुख्यतः 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है, ध्यान में रखना है। चौथा है, लेकिन तीसरा को ही 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने 4 लिखा था, तो मैंने उसको गलत करके बोला, तो भाई साहब 3 ही है। ठीक है, चौथा मत अपने हिसाब से डालो। मेंस के कॉपी में आप लोग लिखा ना जलवायु के बारे में, जो लोग मेंस लिख रहे थे, ये भी प्रश्न, ये जितना भी मैंने पढ़ाया ना सब मेंस का क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, तो मेंस के लिए इस किताब के फैक्ट को आप लिख सकते हो, भाषा इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि स्पेशली हिंदी में ही आती है। तो बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करेंगे तो कृषि की जो जलवायु क्षेत्र है, फिर दशा जो फसल के वर्गीकरण के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, चौथा नहीं है, 3 ही वर्ग है। दक्षिण बिहार में जो तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जोन 1 है, जोन 2 है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिए जोन 3 को कि किसमें, तो यहाँ पे 3 के ए और 3 के बी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 3 ही है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे जिला आपसे जो है ना एग्जाम में पूछा जाएगा, सर बताओ कौन किस में जिला पड़ता है, कभी ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो ध्यान में रखिए जोन 1 और 2 की बात करेंगे तो ध्यान रखो, उसको छोड़ के जोन 1, 2 की बात करेंगे तो मुख्यतः जो जिले जो आएंगे ना उत्तर बिहार वगैरह आएंगे। जोन 2 में आपको दक्षिण भी आते हैं, और जोन 3 तो पूर्णतः आपको दक्षिण ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जोन 3 में आपको ना जोन 2 जो मिलेगा उसमें आपको मगध वाला इलाका भी मिलेगा। तो चलिए जरा मैं इसको जिला थोड़ा आपसे करवा दे रहा हूँ, जरा इसको ध्यान में सभी लोग रखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखें जिलों की संख्या, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जोन 1 में जिलों की संख्या कितनी है, जो कि सर्वाधिक है, ध्यान में रखना है। कितने जिले हैं जोन 1 में, 13 जिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो सभी लोग। ठीक है, जोन 2 में कितने जिले हैं, तो क्या बताएंगे, 8 जिले हैं। ठीक है, जोन 3 के ए में कितने जिले हैं, तो क्या बताएंगे, 6 जिले हैं। जोन 3 के बी में कितने जिले हैं, 11। अगर हम जोन 3 को अगर एक ही अगर मानते हैं तो यहाँ पे जिलों की संख्या 17 हो जाती है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, अगर इसको इंडिविजुअल मान के चलते हैं जोन 3 को तो
वैसे अगर देखे जाएगा तो जोन 1 2 3 में अगर इसको इंडिविजुअल मानते 3 को, सिंगल अगर मान के चलते हैं तो यहाँ पे 17 जिले हैं, और जोन 1 में आपको जिलों की संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है, अब कौन कौन सा जिला किसमें आएगा ये थोड़ा याद करना कठिन होगा। ठीक है, लेकिन मुख्यतः मैं कह दे रहा हूँ जोन 1 में ज्यादातर जिला जो है सो उत्तर बिहार के जिले हैं। ठीक है, इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय आपको पड़ता है। ठीक है, और ये उत्तर बिहार के गंगा नदी का मैदानी भाग है कि नहीं, उत्तर बिहार का। और यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होता है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वर्षा जो होता है ठीक ठाक होता है, 104 से 145 सेंटीमीटर वर्षा होता है, जो कि आप नहीं पूछेगा। लेकिन ये पूछ सकता है जोन 1 में जिलों की संख्या, जोन 1 में ठीक है किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता, तो यहाँ पे खादर मिट्टी की प्रधानता मिलती है। ठीक है, और ये जिला जो होता है सो मुख्यतः यहाँ पे जो फसलें जो होती है जोन 1 के जिलों में गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का होता है। ठीक है, बेगूसराय को किसका घर बोलते हैं? किस फसल को घर बोलते हैं बेगूसराय को? काका मक्का का घर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जोन 2 में, जोन 2 की बात करेंगे तो इसमें ध्यान में रखिए काफी इंपोर्टेंट है, बंगाल का सटा हुआ कुछ जिला आपको मिलेगा, यूपी से सीमा लगाता हुआ में मिलेगा, जैसे सुपौल औरैया हो गया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, ये सब बंगाल के साथ लगाती है, खगड़िया, पूर्णिया भी बंगाल के साथ लगाती है, मधेपुरा हो गया। तो ये जिला में आप देखोगे ये जो 8 जिले जो है यहाँ पे, इसमें औसत वर्षा 120 से 145 होती है। मुख्य फसल की बात करें, जूट, धान, चाय, बंगाल से लगे होने के कारण चाय होता है। ठीक है, इसमें आप ध्यान में रखोगे बंगाल से लगे होने के कारण जूट का फसल होता है। ठीक है, ध्यान में साथ में मक्का आदि की भी फसल होती है। ठीक है, जूट के फसल के लिए इसमें से कौन सा जिला प्रधान जिला है? अब बिहार जूट का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर बंगाल। ठीक है, कहाँ पे होता है जूट का फसल? पूर्णिया। पूर्णिया में। चाय का फसल कहाँ पे होगा? चाय का फसल कहाँ पे बताओगे? चाय का फसल किशनगंज। किशनगंज। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जूट और चाय का फसल दोनों के दोनों बंगाल के सटे, बंगाल दोनों के फसल में ठीक ठाक स्थान रखता है। ठीक है, कंपेरिजन टू बिहार बात करें, बिहार सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? जूट में या फिर चाय में? क्या बताएंगे? जूट में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, देखिए ये जो आपका ये जो मिलेगा जोन 1 एंड जोन 2 में आपको मिलेगा खादर ही मिलेगा। ठीक है, जोन 3 में जाओगे तो बांगर मिट्टी मिलेगा। ठीक है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं या फिर बांगर बोलते हैं? क्या बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी को? खादर बोलते हैं। ठीक है, और ये ज्यादा अच्छा होता है फसल के लिए। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा जोन 1 और जोन 2 में ज्यादा उपजाऊ कौन है, तो ध्यान रखें जोन 1 2 ज्यादा उपजाऊ है कंपेरिजन टू जोन 3। ठीक है, जोन 3 में वर्षा भी थोड़ा कम होता है, यहाँ पे बांगर मिट्टी की प्रधानता मिलती है, जिसमें छोटा छोटा क्या होता है? कंक्रीट का कण पाया जाता है। ठीक है, सैंडस्टोन तो भागलपुर, हाँ बिल्कुल सैंडस्टोन, बिल्कुल। भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय पड़ता है जोन 3 के ए में, और जोन 3 के बी में आपको बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया। तो जोन 3 वाला जो जिला जो है, ध्यान रखिए इसमें इसको किस मैदान के नाम से हम जानते हैं? अभी जस्ट हम लोग ऊपर बोले कौन सा क्षेत्र है ये? अवध का क्षेत्र है, मगध का क्षेत्र है। ठीक है, तो मगध का क्षेत्र है। ठीक है, अब मगध का क्षेत्र कौन सा आएगा? दक्षिण बिहार के में आएगा या फिर मतलब उत्तर बिहार में आएगा? गंगा के हिसाब से बांटेंगे तो किस हिसाब में आएगा? दक्षिण बिहार। ठीक है, तो दक्षिण बिहार, दक्षिण गंगा के मैदानी भाग में आता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो बांगर मिट्टी की, क्या? बांगर मिट्टी। ठीक है, औसत वर्षा भी थोड़ा कम होती, 95 से 115 तक ही होती है। और ये सब क्षेत्र किस लिए बता दें, ताल वगैरह का क्षेत्र किस लिए जाना जाता है? मगध का क्षेत्र तो दाल वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये जनरली जो होता है दाल वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, ध्यान में रखिए। ठीक है, बरहिया टाल वगैरह, टाल वाला क्षेत्र इधर ही आपको मिलेगा, दाल, अरहर, चना इत्यादि आपको यहाँ पे खूब आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग। ठीक है, सबसे पहले बिहार के क्लाइमेट को हमने 3 जोन में विभाजित किया। जोन 3 को हमने क्या किया? ए और बी में हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ये किसके हिसाब से है? अगर पूछा जाएगा बिहार में ये जो जलवायु का क्षेत्र जो हमने बांटा है किसके हिसाब से बांटा है? कृषि के हिसाब से। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर। ठीक है, ऐसे जोन 1 में कितने जिले हैं तो क्या बताएंगे? जोन 1 में 13 जिले। कितने जिले? 13 जिले हैं। ठीक है, जोन 2 की बात करेंगे, जोन 2 में कितने जिले हैं तो क्या बताएंगे? 8 जिले है। ठीक है, और जोन 3 के ए में 6 है, जोन 3 के बी की बात करेंगे 11 जिले आपको मिलता है। ठीक है, जोन 1 एंड जोन 2 की बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखें स्पेशली जोन 1 मुख्यतः खादर मिट्टी मिलता है, बाकी जोन 3 में आपको बांगर मिट्टी मिलेगा। ठीक है, और ये जो जोन 1 जो होता है ज्यादा उपजाऊ है, जोन 1 एंड 2 कंपेरिजन टू जोन 3। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है।
चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिर्फ बिहार का हम लोगों ने यहाँ पे संक्षेप में जो था कृषि जलवायु क्षेत्र देख लिया। कल हम लोग बिहार के नदी के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, तो बिहार का एक बार सभी लोग चौहद्दी बताइए। ठीक है, बिहार का पश्चिम में कौन सा क्या है? बिहार के पश्चिम में ये आपका नॉर्थ हुआ, ये आपका साउथ हुआ, ये आपका ईस्ट हुआ, और ये आपका वेस्ट हुआ। ठीक है, तो ईस्ट में आपको कुछ जिला है, किशनगंज बंगाल के साथ सीमा लगाएंगे, कटिहार बंगाल के साथ सीमा लगेगा, पूर्णिया का लगेगा बंगाल के साथ सीमा जी लगेगा। सर। ठीक है, और किसका लगेगा बंगाल के साथ सीमा? नहीं लगेगा, इतना ही लगेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोगों ने झारखंड। झारखंड के साथ सीमा किसका लगा? गया लगेगा, नवादा लगेगा, ठीक है, जमुई लगेगा, कैमूर, और किसका किसका लगेगा? कैमूर, रोहतास, भागलपुर, बांका, रोहतास, भागल, ये सब भागलपुर, सब ये सब। बांका, ठीक है, जमुई, औरंगाबाद भी लगेगा ना, औरंगाबाद, यस सर। औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। ठीक है, ये सब झारखंड के साथ। देखिए, कैमूर अब नहीं आते ना हैं उत्तर सर? प्रदेश। कैमूर साह नहीं, कैमूर नहीं लगता, सॉरी, रोहतास लगता है केवल। कैमूर यूपी के साथ। कैमूर भी हाँ, लगता है कैमूर सर, भी- पलामू के साथ, ये गढ़वा के साथ। अच्छा, लगता है सर। अरे कैमूर यूपी के साथ भी लगता है, झारखंड के साथ भी लगता है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, हाँ हाँ सर, तो लगता कैमूर है। की बात करें, यूपी के साथ है, बक्सर यूपी के साथ है, सारण यूपी के साथ है, सिवान यूपी के साथ है, गोपालगंज यूपी के साथ है, पश्चिमी चंपारण यूपी के साथ है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण नेपाल के साथ भी पड़ेगा, पूर्वी चंपारण नेपाल के साथ, सीतामढ़ी नेपाल के साथ, मधुबनी नेपाल के साथ, सुपौल नेपाल के साथ, अररिया नेपाल के साथ, किशनगंज नेपाल के साथ। ठीक है, बेकारी ये सब जो बेचारे ये सब जिला नहीं, किसी के साथ नहीं लगता है। ठीक, गरीब जिला है ये सब। ठीक है, चलिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कल जो है हम लोग पढ़ेंगे बिहार का अपवाद तंत्र, इसमें हम लोग बिहार के नदी के बारे में मुख्यतः चर्चा करेंगे। ठीक है।